नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना कुछ पुरानी है, मध्य प्रदेश की है, जिला है नरसिंहपुर, कस्बा है करेली, थाना भी है करेली। हुआ कुछ यूँ कि 25 जनवरी 2026 को करेली गांव के ही कुछ लोग, परिवार के कुछ लोग थाने पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमारा 32 साल का लड़का सपनेश पटेल, वो कल शाम को बाजार में एक धर्म कांटे पर बैठा था। समय था करीब 5:30 बजे शाम। उसी समय किसी का फोन आया और सभी दोस्तों के बीच वो ये कहकर खड़ा हुआ कि मैं भूल गया था, मुझे एक पार्टी में जाना है, अभी दोस्त ने याद दिलाया है, मैं पार्टी पे जाने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद वो करेली गांव में तो देखा गया, लेकिन उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। रात में घर वालों ने करीब 10 बजे खाना खाने के लिए उसे टेलीफोन करने की कोशिश की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ गया। टेलीफोन से वो जिन जिन से बात कर सकते थे, घर वाले, उसके दोस्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, सबसे बात करके उनको ये जरा सा भी सुराग नहीं लगा या जरा सा भी पता नहीं लगा कि वो कहाँ हो सकता है। सवेरे उठकर फिर सभी घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। जब कुछ पता नहीं लगा तब हम लोग थाने पर उसकी गुमशुदगी लिखवाने के लिए आए हैं। ऐसा बताने पर फिर पुलिस ने उसकी गुमशुदगी लिख ली। पुलिस ने उस गुमशुदगी की जांच के लिए वो गांव गए। गांव में लोगों से उसने पूछा। तब तक जो घर वालों ने पता लगाया था कि शाम को वो धर्म कांटे पर बैठा था, वो बिल्कुल सही निकला। जो जो दोस्त थे उनसे बातचीत की गई। पुलिस को पता लगा कि बात कर रहा था, सामान्य बातें चल रही थी, तभी एक फ़ोन आया और उठकर वो चला गया, ये कह के कि मैं भूल गया था, आज हमारी एक पार्टी है, दोस्त ने याद दिलाया है, हम पार्टी के लिए जा रहे हैं। खैर, पुलिस ने और ग्रामीणों से पूछना शुरू किया तो लोगों ने ये बताया कि वो बहुत लोगों का कर्जदार था। इसके पहले भी जब उस पर बहुत कर्जा हो गया था तो वो अपनी पत्नी के साथ इंदौर चला गया था। लोगों का सब कर्जा पूरा कर दिया तो फिर पत्नी को लेकर वापस गांव में लौट आया। ग्रामीणों ने आगे बताया कि वापस लौटने के बाद फिर उसने कई लोगों से उधार लिया था। ये हो सकता है कि ज़्यादा उधार के कारण फिर वो कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। खैर, पुलिस ने सपनेश की कॉल डिटेल निकलवाई। जांच में सामने आया कि गायब होने से पहले उसकी आखिरी बातचीत सूर्य प्रकाश पटेल से हुई थी। सूर्य प्रकाश सपनेश का रिश्तेदार भी था और उसका दोस्त भी था। घर में उसका आना जाना था। पुलिस ने फौरन सूर्य प्रकाश को थाने पर बुलाया। थाने पर उससे बातचीत की। उसने स्वीकार किया कि शाम को उसने फ़ोन करके एक शराब पार्टी के लिए सपनेश को बुलाया था, लेकिन उसके बाद फिर वो कहने लगा कि सपनेश कर्ज की वजह से कहीं चला गया होगा। पार्टी ख़त्म करके सब लोग साथ निकले थे, लेकिन हमें ये पता नहीं कि वो कहाँ गया। मेरा भी यही शक है कि वो ज़्यादा कर्ज होने की वजह से संभवतः कहीं चला गया है और फिर जल्दी ही वो लौट कर आ जाएगा। पुलिस ढूंढती रही, घर वाले ढूंढते रहे, रिश्तेदार ढूंढते रहे। एक सप्ताह तक उसका कुछ भी पता नहीं लगा। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। सीडीआर ने भी कोई मदद नहीं की। सीडीआर सिर्फ इतना बता पाई कि लास्ट कॉल सूर्य प्रकाश से की गई थी। सूर्य प्रकाश ने भी अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं बताया कि पुलिस आगे बढ़ पाए। बहरहाल 31 जनवरी को करेली से कुछ किलोमीटर दूर डूडा गांव के एक तालाब में एक लाश थोड़ा थोड़ा पानी के ऊपर
आती हुई लोगों को दिखाई दी। लोगों ने पुलिस को खबर की, पुलिस आई तो 7 दिनों तक पानी में रहने के कारण शव बुरी तरह से सड़ गया था। सब वैसे तो पत्थर से दबाया गया था, लेकिन जो भाग उसका पत्थर से दबा नहीं था, सड़ने गलने के कारण वो भी लूज हो गया और वही हिस्सा ऊपर आया था। खैर, पुलिस को शक था कि कहीं ये सपनेश की लाश तो नहीं है। घर वालों को बुलाया गया। घर वालों ने उसकी पहचान फौरन उसके कपड़ों से और बाकी कुछ चीज़ों से सपनेश के रूप में ही कर दी। चूँकि उसका दोस्त सूर्य प्रकाश ये बता चुका था कि ये उस दिन शराब पार्टी में आया था और उसने खूब शराब पी थी, पुलिस के दिमाग में आया कि हो सकता है शराब के नशे के कारण ये तालाब में खुद डूब गया हो या फिर तालाब में ही कूदकर उसने आत्महत्या कर ली हो। पुलिस इन दोनों एंगल पर जांच करना उसने शुरू किया। बॉडी को उसने भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो तस्वीर एकदम साफ हो गई। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि सपनेश की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से यानी स्ट्रेंगुलेशन से हुई है। उसके गले पर पतले और तीखे तार से कसने के निशान बहुत साफ दिखाई दे रहे थे और इसी से ये साफ हुआ कि उसकी हत्या की गई है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि सपनेश की हत्या से किसको फ़ायदा हो सकता है। यही एक सामान्य सी विधा है विवेचना को आगे बढ़ाने के लिए कि सपनेश अगर मरेगा तो किसका फ़ायदा होगा, यानी जिसका फ़ायदा होगा उसी ने इसकी हत्या की होगी। इसी बीच सपनेश के भाई ने एक बड़ी अहम जानकारी पुलिस को दे दी। उसने बताया कि उसके घर पर सूर्य प्रकाश का बहुत ज़्यादा आना जाना था। हालांकि सूर्य प्रकाश हम लोगों का रिश्तेदार था, लेकिन भाई का बड़ा अच्छा दोस्त भी था। खैर, छोटे भाई ने यह भी बताया कि एक बार उसने सूर्य प्रकाश और अपनी भाभी श्लेखा को साथ बैठकर नाश्ता करते हुए भी देखा था और नाश्ता करते करते ही दोनों भद्दे हंसी मजाक भी कर रहे थे। ये देखकर वो वहाँ से हट गया था। पुलिस अब गुमराह होने लगी कि ये सूर्य प्रकाश से सारी पूछताछ के बाद उसने कुछ बताया नहीं। भाई इस तरह की बात बता रहा है, भाई की बात में कितनी सत्यता है, इन सब की जांच किया जाना ज़रूरी था। तभी ये पता लगता कि क्या सपनेश की हत्या में पत्नी का कोई रोल है या फिर सपनेश की हत्या जो कर्ज वाली बात पूरे गांव को पता है उस कर्ज के कारण हुई है। बहरहाल पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ी और अब उसने श्लेखा यानी मृतक की पत्नी और सूर्य प्रकाश की नज़दीकी होने की बात जो भाई ने बताई थी, छोटे भाई ने, उस पर केंद्रित कर दी। सपनेश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल, परिवार और रिश्तेदारों के बयान खंगालने शुरू किए। जांच ऐसी जगह पहुंची जिसने केस की सारी दिशा ही बदल दी। पुलिस को पता चला कि सूर्य प्रकाश का सपनेश के घर काफ़ी आना जाना था। वो सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं बल्कि परिवार का बेहद करीबी माना जाता था। मोबाइल कॉल डिटेल निकाली गई तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। हत्या से एक दिन पहले यानी 23 जनवरी को रात श्लेखा और सूर्य प्रकाश के बीच करीब 77 मिनट बात हुई। एक ही कॉल 77 मिनट की थी। घटना वाले दिन भी दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। इधर सूर्य प्रकाश के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की गई तो एक तीसरा भी नाम सामने आया। वो था ब्रिजेश यादव। तकनीकी साक्ष्यों से पता लगा कि घटना वाले दिन सूर्य प्रकाश, ब्रिजेश और सपनेश तीनों अलग अलग समय पर लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। अब पुलिस के लिए ये साफ हो गया
कि इसकी मृत्यु, सपनेश की मृत्यु एक संयोग नहीं थी बल्कि एक साजिश का हिस्सा थी। जांच में सामने आया कि सूर्य प्रकाश और सुलेखा के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध थे। सपनेश को जब इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और बार बार इसी बात को लेकर उस सपनेश का सूर्य प्रकाश से विवाद भी हुआ। सपनेश ने सूर्य प्रकाश को कहा कि आप मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर बिल्कुल नहीं आएंगे। इस पर फिर उसने कहा होगा कि तुमको हर चीज़ में शक होता है। बात कई बार इस संबंध में विवाद हुआ। फिर बात खुलते खुलते इस पर भी खुली कि सूर्य प्रकाश ने अपने संबंध सुलेखा से बनाए रखने के लिए हर्जाने के रूप में काफ़ी बड़ी रकम सपनेश को पेशकश की उसकी कि मैं इतने पैसे दूंगा, अब हम लोगों के संबंध के बारे में कोई ताना मत मारा करो। लेकिन सपनेश नहीं माना। इसी बात को लेकर फिर उनका विवाद हुआ। फिर सपनेश और उसकी पत्नी सूर्य प्रकाश और सपनेश की पत्नी ने मिलके ये साजिश रचनी शुरू की कि जब तक सपनेश को रास्ते से हटाया नहीं जाएगा हम दोनों का मिलना अब धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। लिहाजा उन लोगों ने उसकी एक परफेक्ट योजना बनाई कि कैसे उसको कहाँ पर ऐसी जगह बुलाया जाए जहाँ उसकी हत्या की जा सके। सूर्य प्रकाश ने अपने घर में काम करने वाले ब्रिजेश यादव को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। 24 जनवरी की शाम सूर्य प्रकाश ने सपनेश को फ़ोन करके शराब पार्टी के बहाने बुलाया। करेली के पास 4 लेन के किनारे एक ढाबे में तीनों ने जमकर शराब पी। सपनेश को जरा भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि जिस तरह से वो हिल मिल कर हंसी ठिठोली करके शराब पीता रहा, तीनों एक साथ पीते रहे, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। और शराब पीने के बाद सूर्य प्रकाश और ब्रजेश ने मोबाइल की चार्जिंग केबल से उसका गला घोट दिया। खैर, अब उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कैसे सबूत को मिटाया जाए, कैसे इस घटना से अपने आप को अलग किया जाए, हमारी पहचान न हो पाए। तो आरोपियों ने पहला काम किया कि उसको दोनों ने, मरे हुए व्यक्ति को, सपनेश को, दोनों ने हाथ से पकड़ के कंधे पर उसके हाथ को रखा जैसे वो शराब के ज़्यादा नशे में हो, और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया बीच में। थोड़ी देर आगे जाने के बाद उन लोगों ने उसे डिग्गी में, यानी उस शव को अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और पूरी रात वो सुनसान रास्तों पर घुमाते रहे। ये देखते रहे कि शव को कहाँ ऐसी जगह फेंका जाए कि शव का पता न चले और लोग इस भ्रम में रहें कि कर्ज ज़्यादा था इसलिए वो भाग गया। वो जगह तलाशते रहे और इसी बीच उनकी कार दो टोल प्लाजा को भी पास किया, जिसमें उसकी गाड़ी का नंबर और गाड़ी दोनों सीसीटीवी में कैद हो गए। खैर, आखिरकार जब ऐसा लगा कि अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, सुबह भोर की किरण आ जाएगी, तो डूडा गांव के पास एक तालाब उन लोगों ने गाड़ी पर चलते चलते ही देखा। तालाब के किनारे गाड़ी को ले गए, शव को पकड़कर थोड़ा दूर पानी में पैर रख के थोड़े दूर पर उस शव को तालाब में फेंक दिया। वो ऊपर न आए इसके लिए तालाब के आसपास उपलब्ध जो भी बड़े पत्थर थे उससे शव को दबा दिया ताकि वो तैरकर ऊपर न आ सके। फिर पुलिस ने आगे की विवेचना में कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। टोल प्लाजा के कैमरों में वही कार दिखाई पड़ गई जिससे शव ले जाया गया था। मोबाइल लोकेशन भी आरोपियों के बयान से मेल नहीं खा रहा था। एक एक करके तकनीकी साक्ष्य जुड़ते गए और पूरी कहानी साफ हो गई। जब पूछताछ का दबाव पड़ा तो सूर्य प्रकाश बार बार अपने बयान बदलने लगा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई चार्जिंग केबल, कार, मोबाइल फ़ोन समेत कई अहम साक्ष्य बरामद कर लिए।
मोबाइल उन लोगों ने रास्ते में पड़ने वाले एक कुएं में ये समझ कर कि इसमें पानी है उसमें फेंक दिया था, जबकि वो सूखा कुआं था और पुलिस ने उसी कुएं से ये मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। अब पुलिस के सामने थ्योरी साफ थी कि ये कोई आवेश में की गई हत्या नहीं है, बल्कि पूरी योजना के तहत ये साजिश रची गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ और 2.5 साल में ही मुकदमा बिल्कुल ऑर्डर के यानी फैसले के करीब आ गया। सुलेखा और सूर्यप्रकाश अदालत में बार बार आरोपों से इनकार करते रहे। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने यानी सुलेखा, सूर्यप्रकाश और ब्रिजेश, इन तीनों के वकीलों ने मृतक पर कर्ज, संपत्ति विवाद और झूठे फंसाए जाने का तर्क देते रहे। सुलेखा ने अदालत में खुद कहा कि उसके ससुर और देवर संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते थे, इसलिए उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने कॉल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और बाकी टेक्निकल एविडेंस के आधार पर अपना पक्ष रखा और अभी 30 जून को नरसिंहपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों यानी पत्नी सुलेखा, सूर्यप्रकाश और ब्रिजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आज की घटना देखिए, आजकल जो अपराध ट्रेंडिंग में है वो ये है कि पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही है और मतलब अब तो बिल्कुल अंधेर हो गई, एक के बाद एक के बाद। और जो लेटेस्ट है सिया और केतन का किस्सा, उसने तो बिल्कुल चूल्हें हिला दी समाज की। लड़का अरबपति परिवार का, लड़की भी अच्छे खासे घर की। घर वालों ने शादी तय की यानी अरेंज्ड मैरिज थी। लड़का देखने में भी सुंदर, पैसे की कोई कमी नहीं। वो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे और लड़का उनकी कंपनी में डायरेक्टर था। बड़ी अच्छी जोड़ी थी, पूरा यकीन करता था, लेकिन सिया के मन में कुछ और था। वो अपने पुराने प्रेमी का मोह नहीं छोड़ पा रही थी। हालांकि साफ मना कर देती घर वालों को कि हम शादी नहीं करेंगे, आपने जहाँ तय की हम बिल्कुल शादी नहीं करेंगे, हम फलां से शादी करेंगे। लेकिन चूंकि वो दूसरे जाति बिरादरी का था, इसलिए उसको ये शक था कि घर वालों को बताने पर घर वाले मना कर देंगे। और उधर प्रेमी का ये दबाव था कि उसके साथ कहीं जाना नहीं। जैसे हनीमून, उसके प्री वेडिंग शूट का प्लान बना था बाली में, उसने साफ मना कर दिया। और सिया ने एयरपोर्ट के रास्ते में ही एक ढाबे पर गाड़ी रुकवाई वॉशरूम के लिए। वॉशरूम जाके उसने केतन का पासपोर्ट फाड़ के और फ्लश कर दिया। एयरपोर्ट पर जब पासपोर्ट ढूंढा जाने लगा तो ये पता लगा कि पासपोर्ट मिल नहीं रहा है, शायद खो गया, और वापस आ गई। चूंकि केतन को शौक था पहाड़ियों पर हिल पे स्केटिंग का, लिहाजा वो उसने लोहागढ़ फोर्ट जाने की बात कही। पहले उसने मना किया, प्रेमी ने कहा बिल्कुल ले चलो, और फिर वही जो राजा रघुवंशी और उनके बीच हुआ था, एक ऊंचाई पर ले जाकर उसे धक्का दिया गया और उसकी जान चली गई। तो खैर, ये तो हुई लेटेस्ट। और आज वाली घटना 2023 की है, यानी वर्तमान दशक में शुरुआत में ही पत्नियों द्वारा प्रेमी से मिलकर पतियों की हत्या करने का ट्रेंड शुरू हो गया था। यही आज की घटना में हुआ। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने साजिश रची और पति को ही निपटा दिया गया। अगर ये स्थिति बनी रही तो लड़के शादी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि शादी की जाए या नहीं। ऐसी बेवफाई पे सबसे ज़्यादा लिखा है फैज़ अहमद फैज़ ने, खूब लिखा है, और इसीलिए वो खूब सुने जाते हैं। उनकी गज़लें, उनके शेर बहुत ही लोकप्रिय हैं। पाकिस्तान के शायर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में भी लोग उनके शेर, उनकी गज़लों को सुनते हैं। एक शेर उन्होंने
इसी बाबत या इसी तरह की बेवफाई पे लिखा है कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, यानी वही शादी के बाद जो कुछ हुआ। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, मुझे तो ये लग रहा था कि तू आ गई है तो दरख्शां मतलब चमकदार रोशनी, और हयात का मतलब ज़िंदगी, ये हमारी ज़िंदगी बहुत चमकदार होगी। लेकिन क्या हुआ ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।